Good morning class 7th. From today we are starting our English grammar chapter number 1 nouns. Yes, let's see. At first we start from the definition of noun. So a noun is a name that names a person, place, animal, action, थिंग्स, क्वालिटी और फीलिंग. जैसा कि आप प्रीवियस क्लासेस में भी नाउन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ चुके हो, फिर भी हम रिपीट करते हैं इसको कि नाउन किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल, एक्शन, थिंग, क्वालिटी और फीलिंग्स का नेम होते हैं. अगर आप शॉर्टली इसको डिफाइन करोगे तो आप नाउन को नेमिंग वर्ड्स के रूप में भी याद रख सकते हो. अगर कोई नेमिंग वर्ड है तो आपको ध्यान में रखना है कि वो नाउन वर्ड होगा. लेट्स सी, नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं. काइंड्स ऑफ नाउन. नाउन्स आर यूजली क्लासिफाइड इनटू 4 काइंड्स. तो नाउन 4 टाइप्स के होते हैं. तो फर्स्ट टाइप ऑफ नाउन क्या होगा? अ प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन डेनोट्स अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल, प्रॉपर नेम है जैसे जापान, माउंट एवरेस्ट, राजेश एंड ताजमहल. दिस इज द प्रॉपर नेम. किसी भी चीज़ का अगर कोई प्रॉपर नेम होता है तो वो इस कैटेगरी में डिफाइन करेंगे, प्रॉपर नाउन. द सेकेंड टाइप ऑफ नाउन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन डेनोट्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल. फॉर एग्जाम्पल, चेयर, माउंटेन, बॉय एंड मोन्यूमेंट. दैट मीन्स कॉमन नाउन अगर किसी का पर्टिकुलर नाउन नहीं हो और अगर कॉमनली हम किसी नेम से अगर उसको डिफाइन करें तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आएगा. जैसा कि अगर आप यूजली किसी को ओनली सिर्फ बॉय से अगर बुलाते हैं तो वो कॉमन नाउन होगा. बट अगर आप उस बॉय को नेम से बुलाते हैं, राकेश, रमेश, दैट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है. तो ये कैटेगरीज आप दोनों को, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि अगर प्रॉपर किसी का पर्टिकुलर आप नेम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, और कॉमनली अगर आप उसको कॉमन किसी नेम से अगर आप कॉल करते हो तो वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में हम डिफाइन करेंगे. द नेक्स्ट टाइप इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन मीन्स कि अगर पूरे ग्रुप को, किसी भी पूरे ग्रुप को अगर आप किसी एक नेम से डिफाइन करते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा. और इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, पीपल. अगर किसी लोगों के ग्रुप को आप क्या कहोगे तो आप कॉमनली उसको पीपल के नेम से डिफाइन कर सकते हैं. एनिमल्स और थिंग, अगर जैसे आर्मी, हर्ट, बंच, ये पूरे ग्रुप को आप एक ही नेम से डिफाइन करते हो तो इसीलिए आप इसको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो. नेक्स्ट टाइप इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेनोट्स अ क्वालिटी, एन एक्शन और अ स्टेट और मीन. ये अगर कोई क्वालिटी और एक्शन है तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रख सकते हैं. इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम. विजडम, ऑनेस्टी, वीकनेस, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड द नेक्स्ट टाइप इसमें अलग से डिफाइन नहीं किया हुआ, पर फिर भी इसमें एक नेक्स्ट कैटेगरी एक और दी हुई है जो है द फिफ्थ काइंड ऑफ नाउन विच नेम इज मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन दैट मीन्स अगर कोई थिंग किसी मटेरियल से रेडी होती है, किसी मटेरियल से मेड होती है तो उसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं. देखिए, अ मटेरियल नाउन डेनोट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉटन, कॉपर, पेपर, ये थिंग्स है जिससे कोई ना कोई चीज़, कोई थिंग्स बनती है. तो इसको हम ऐसे सारे वर्ड्स को इसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, आपके सामने ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है. अब आपको इसके अंदर से नाउन्स को, आपको नाउन सेलेक्ट करना यहाँ सीखना है कि अगर कोई सेंटेंस में आपको नाउन फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे. तो हम इस पैराग्राफ को समझ के अच्छी तरह से पता कर सकते हैं कि हम नाउन को कैसे सर्च करेंगे. देखिए, आई विजिटेड शिमला. तो आपको कॉमनली ये ध्यान रखना है कि नाउन नेमिंग वर्ड्स होते हैं, तो कोई भी अगर नेम आता है तो वह नाउन की कैटेगरी में आएगा. जैसा कि हम इस पूरे पैराग्राफ को देख के हम अच्छे से फाइंड आउट कर पाएंगे. लेट्स सी, आई विजिटेड शिमला. देखिए, जहाँ जहाँ नाउन वर्ड्स है वहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है
फिर भी आप मेरे साथ साथ उन वर्ड्स को अच्छी तरह से रीड करिए और समझने की कोशिश करिए कि इनमें से नेमिंग वर्ड्स को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे आई विजिटेड शिमला, शिमला ये किसी प्लेस का नेम है तो ये नेमिंग वर्ड हुआ, तो ये नाउन की कैटेगरी में आएगा। व्हेन आई वॉज 8 years old वी पुट अप एट अ होटल, होटल किसी प्लेस का नेम है तो इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। बाय द लेक ये भी किसी प्लेस का नेम है तो इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। द ब्यूटी ये देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये क्वालिटी है ना, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ऑफ द सराउंडिंग हिल्स ये भी किसी प्लेस का नेम है तो इसको भी हम नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। फेल्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है। ऑन मी आई डिस्टिंक्टली रिमेंबर, रिमेंबर वर्ड भी नाउन वर्ड है। द टिनी बोट्स ये थिंग है, ये भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। दैट यूज्ड टू प्लाई टूरिस्ट ये भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। एंड द शॉप्स ये भी एक प्लेस है तो ये भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। सेलिंग डिलीशियस ये भी देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। पेस्ट्रीज द इंडियन आर्मी देखिए ये भी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। हेड अ कैंप ये भी प्लेस है, नाउन की कैटेगरी में आएगा। नियर बाय एंड एवरी इवनिंग ऑफिसर्स इन ये ऑफिसर्स इन स्मार्ट ये भी नाउन की कैटेगरी में आएगा। यूनिफॉर्म कुड बी सीन स्ट्रॉलिंग ये पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं पूरा। अबाउट एवरी इवनिंग यंग लेडीज़ ये भी नाउन में आएगा। ड्रैप्ड इन सिल्क साड़ी देखिए ये मटेरियल नाउन है। एंड चिल्ड्रन कलेक्टिव नाउन है। रैप्ड इन वुलन्स ये भी मटेरियल नाउन है। वुड कम एंड सिट ऑन द ब्रांचेस ये देखिए प्लेस है तो ये भी नाउन की कैटेगरी। मेड ऑफ वुड ये भी मटेरियल नाउन है। दैट लाइंड द लेक साइड ये नाउन है। ब्रांचेस ऑफ स्टूडेंट्स देखिए ये भी कलेक्टिव नाउन है। फ्रॉम अ नियर बाय रेजिडेंशियल कॉलेज वॉज ऑफन स्पॉटेड माई मदर परचेज्ड अ बैंगल देखिए ये भी नाउन है। सब वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं तो आप इस पैराग्राफ को बुक में अच्छे से देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रॉम अ सिल्वर स्मिथ एंड अ फ्यू स्टूअर्ट्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज ये मटेरियल नाउन है। द काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द लोकल पीपल कलेक्टिव नाउन है। एंड द ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑफ नेचर मेड द ट्रिप टू शिमला प्रॉपर नाउन है। मेमोरेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपने इस पूरे पैराग्राफ को अच्छे से देखा होगा, नाउन की कैटेगरीज को देखा, नाउन वर्ड्स को देखा तो आपको इसकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि नाउन नेमिंग वर्ड्स हैं। तो आपको किसी भी सेंटेंस में पहचानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर उसके बाद भी आपको इसको फिर से एक बार रिवाइज करना है। अच्छे से सारे वर्ड्स को अच्छे से देखिए और इस पैराग्राफ को देखकर इसमें से सारे नेमिंग वर्ड्स को आपको कैटेगरी में, ये आपका होमवर्क है कि इसको कैटेगरी वाइज आपको एक टेबल बनानी है जिसमें जितने भी नाउन मैंने अंडरलाइन किए हैं वो कौन सी कैटेगरीज में आते हैं वो आपको एक टेबल बनानी है। ये आपका होमवर्क है। कल हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज इसमें मैं आपको आज फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगी। फ्रैक्शन वैसे आपने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रैक्शन आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है ना आपने। फ्रैक्शन होता क्या है, इसके टाइप्स, इम्प्रॉपर, प्रॉपर, मिक्स्ड, यूनिट फ्रैक्शन, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी होता है। तो ये आपने सब फ्रैक्शन पढ़ रखे। तो मैं आपको थोड़ा रिव्यू करवा देती हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है कि जैसे कोई भी होल नंबर होता है तो उसका एज अ पार्ट, जैसे 1/2, 1/3, 4/5, 4/6, इस टाइप से पार्ट होते हैं, मतलब पार्टीशन। जैसे हमने क्लास में होता है, क्लास में जैसे पूरी होल क्लास होती है, उसमें बॉयज़ और स्टूडेंट, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होती है, दोनों होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स। अब वो पूरा क्या होता है, इसका मीन्स पूरी क्लास है। जैसे आपकी 7th क्लास पूरी 1 है। अब इसमें मैंने आपको बताया कि हाफ गर्ल्स है और हाफ बॉयज़ है, तो हाफ पार्ट क्या हो गया गर्ल्स का और हाफ पार्ट क्या हो गया बॉयज़। तो एक पार्ट हो गया ना कि पूरी क्लास का बॉयज़ कितने पार्ट हो गए, हाफ पार्ट, और गर्ल्स कितने हो गए, हाफ पार्ट। तो वो पार्ट जो पार्ट होता है मतलब पूरे का होल नंबर्स का जो भी पार्ट होगा, इसे बाई चांस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे आपके 1 पार्ट है, जैसे आपकी 7th क्लास है वो पूरा 1 हो गया इनटू, अब जैसे मैंने बाई चांस कर दिया हाफ पार्ट, अब इसके हाफ पार्ट क्या हो जाएगा
गर्ल्स, इसका हाफ पार्ट क्या हो जाएगा? बॉयज। तो इस टाइप से पार्टीशन जरूर नहीं कि हाफ ही हो, 1/3 भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 1/4। जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे केक होता है, केक को आपको डिवाइडेशन करना हो इक्वली पार्ट में, तो आप क्या करोगे? तो उसको जैसे 4 में आपको डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो आप इक्वली में कितना लोगे? 1/4 1/4। जैसे 1/4 इसको दे दिया, 1/4 किसी और को दे दिया, तो इस टाइप से आप उसको डिवाइडेशन करना है। तो पार्टीशन में चेंज हो गया ना ये, तो वो सब क्या हो गया? फ्रैक्शन में आ रहे हैं। और फ्रैक्शन में आपके इम्प्रॉपर, प्रॉपर, ये सब आपने पढ़ रखे। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? विच हैव डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, क्लियर। और इम्प्रॉपर में क्या होता है? विच हैव डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। और जो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल नंबर विथ फ्रैक्शन, क्लियर। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होता है? जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे कोई भी फ्रैक्शन दे रखी है तो उसके आगे की इक्विवेलेंट लिखनी। इक्विवेलेंट का मीन्स क्या होता है? मैंने आपको इक्विवेलेंट मीन्स इक्वल, जैसे आप टेबल बोलते हो ना 2 4 6, तो इस टाइप से उसको इक्वल पार्ट में इक्वल पार्ट में आपको उसको मल्टीप्लाइज करके लिखना है, क्लियर। तो ये आपके सब फ्रैक्शंस के पार्ट, और मैंने आपको बता दिया है थोड़ा बहुत कि फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। अब इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सबसे मेन फ्रैक्शन बनता कैसे फॉर्म होती है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2/3 ऐसे फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। देन लाइन अबव, जो लाइन के ऊपर जो डिजिट होती है मीन्स क्या है? ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अपॉन, इसको आप रीड कर सकते हो 2/3, 2/3, इस टाइप से आप उसको रीड कर सकते हो, डिनोमिनेटर, क्लियर। ये आपके हो गए 2/3 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है? फ्रैक्शंस, ठीक है। अब आपको इसमें आप मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपने 6th क्लास में क्या पढ़ा था? इसको सम, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये दोनों आपने पढ़ रखे हैं कि जैसे कोई भी 2 फ्रैक्शंस होगी, 3 फ्रैक्शन होगी, उनको आपको सम करना हो तो आप सम कैसे करोगे? दोनों के बीच में एडिशन का साइन होगा, सम करना है तो ऑब्वियस एडिशन होगा, एडिशन का साइन होगा प्लस का, और प्लस का फिर हम क्या करेंगे? अगर सेम डिनोमिनेटर होगा तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, और डिफरेंट डिनोमिनेटर होगा तो हम क्या करेंगे? एलसीएम की प्रोसेस यूज़ करेंगे, और एलसीएम की प्रोसेस यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? फिर हमें वो सबसे फर्स्ट हमें डिवाइड करें, एलसीएम से जो भी डिनोमिनेटर होगा फर्स्ट फ्रैक्शन का उससे डिवाइड करेंगे, डिवाइड से फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देन लिखेंगे। तो इस टाइप से वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस हमें करनी। अब आपके 7th क्लास में मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब आपको फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, डिवाइड कैसे करना है, वो आपके इसमें ऐड है। तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन ही बता देती हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आपके है नहीं, और वैसे आपको आना चाहिए, क्लियर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कैसे करते हैं? मीन्स मतलब 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करना है, जरूर नहीं कि 2 ही हो, 3 भी हो सकते, मतलब मिनिमम 2। आप एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई तो ना कर सकते हो, तो आपको एटलीस्ट 2 फ्रैक्शन लेकर आपको उसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे कर सकते हो? लुक, जैसे बाई चांस मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया आपको मल्टीप्लिकेशन, लिख देती हूँ मैं आपको टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन क्लियर। मल्टीप्लिकेशन मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे बाई चांस मैंने ले लिया 2/3 इंटू 5, यस 2/3 इंटू 5। अब यहाँ पर क्या करना है? फ्रैक्शन से हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर फ्रैक्शन ही आपके टॉपिक है, तो 2/3 इसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? सबसे फर्स्ट यहाँ पर तो फ्रैक्शन में, बट यहाँ पर सिंपल होल नंबर ही दे रहेगा, तो आपको क्या करना है? जब भी डिनोमिनेटर नहीं हो, मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस क्लास में आपको कि जब भी डिनोमिनेटर नहीं हो तो आपको वहाँ पर 1 के अलावा कोई भी अदर डिजिट यूज़ नहीं करनी है। तो यहाँ पर मैंने जिसे ले लिया 1, अब 1 ले लिया, अब यहाँ पर भी फ्रैक्शन हो गई और यहाँ पर भी फ्रैक्शन हो गई। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको कोई डिनोमिनेटर सेम डिफरेंट कुछ भी नहीं देखना है, क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही हम एलसीएम ले सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन में आपको एलसीएम नहीं लेना है। तो क्या करेंगे? अब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसमें आपको देखना है कि मल्टीप्लिकेशन करना कैसे। सबसे फर्स्ट
हमेशा ध्यान रखना कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई होता है। किस किस का होता है? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई। कौन कौन सी डिजिट का होता है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई का साइन है। तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 2 × 5। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अपॉन, जैसे ये है, अब ये 2/3, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? डिवाइड की फॉर्म ही हो ना, जिसे हम डिवाइड करें, जैसे हम 3 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइड की फॉर्म है। अब डिवाइड की फॉर्म है तो डिवाइड की फॉर्म डिवाइड कैसे करेंगे? टेबल से कट करके। जैसे लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है? जैसे किसी फ्रैक्शन को हमें लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे? जैसे मैंने दे दिया 21/35, ये है, ठीक है। अब इसको, ये भी फ्रैक्शन में, डिवाइड में, अब मैं इसको लोवेस्ट फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, तो लोवेस्ट फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? दोनों को सेम टेबल से डिवाइड करना है, दोनों को, कि जब तक आपके प्राइम नंबर नहीं आते, दोनों को आपको सेम टेबल से डिवाइड करना। अब ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आप दोनों एक ही सेम नंबर आते हैं? तो ऐसा कौन सा टेबल है? 7। अब 7 के टेबल में क्या आ गया? 3 टाइम, और ये आ गया 5 टाइम। अब ये दोनों किसी और टेबल में आते हैं एक साथ? नो। तो इस टाइप से आपको लोवेस्ट फॉर्म में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये कैसे कटेंगे? जैसे 2/3, अगर ये दोनों करते हो एक दूसरे टेबल, अगर सेम टेबल से, तो आप इसको ऐसे कट कर सकते हो। ये दोनों करते हो तो ये दोनों कट कर सकते हो ऐसे। 3 अब ये भी डिवाइड की फॉर्म में हो गए, 5/3 हुआ ना, ये मल्टीप्लाई तो इनके बीच में, ऐसे तो क्या होगा? अपॉन की फॉर्म ही हुई, तो ये अपॉन की फॉर्म में तो क्या हो जाएगा? 5/3 2/1। तो ऐसे भी आपको डिवाइड कर सकते हो। 2/1 डिवाइड हो जाएगा, 5/3 डिवाइड होगा, 2/3 डिवाइड होगा, 5/1 डिवाइड होगा। बट न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। क्लियर? अब जैसे इसमें देखना, सबसे फर्स्ट तो आपको चेक करना, हमें सिंपल करना है पहले, कि सिंपल करेंगे तो इजी रहेगा सोल्यूशन। मतलब फिर क्या हो जाएगा? हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई फिर आंसर भी बड़े ज़्यादा आएंगे, फिर इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो तो टाइम लगेगा। तो आप पहले क्या कर दोगे? उसको सॉल्व कर देंगे, मतलब इसको लोवेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखो 2/3 किसी टेबल से कट रहा है? नो। 5/1 1 की टेबल से कट रहा है, बट 1 की टेबल से कटोगे तो 5 ही आने वाला है, तो कुछ नहीं। अब यहाँ पर देना, ऐसे 3 और 5 भी नहीं कट रहा है किसी टेबल से, यहाँ पर 2 और 1 की टेबल से कट रहा है, तो आंसर तो वही आने वाला है। तो अब क्या करना है आपको? कुछ भी कट नहीं रहा है तो आपको क्या करना है? 2 × 5 और 3 × 1। अब न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 × 5 10 और 3 बन जा 3, तो 10/3। अब इसको आप मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड। किससे डिवाइड करेंगे? 3 से 10 को। तो इस टाइप से आपको ये फ्रैक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये तो सिंपल था। अब जैसे मैं आपको जैसे ये है, नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, सॉल्यूशन 2 with 2/5 × 5/18। अब इसे आपके ये क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट मिक्स्ड है, और मिक्स को आपको किसमें चेंज करना है? इम्प्रॉपर में, क्योंकि विदाउट इम्प्रॉपर सॉल्व के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आप इसको डायरेक्ट हो ना मल्टीप्लाई कर सकते। किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 को 5 से करोगे, 2 इससे करोगे, तो इसको सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है? इम्प्रॉपर में इसको आपको कन्वर्ट करना है। और इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 5 2 = 10, और 10 में 2 प्लस, जो भी आपकी न्यूमरेटर है उसको प्लस करना है, तो क्या आ जाएगा आंसर? 12/5। क्लियर? और ये तो एज इट इज ही, तो इसको एज इट इज लिखना। अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया ना, 12/5 × 5/18। अब आपको इसमें क्या करना है? सेम मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपको बताया था कि जो अगर लोवेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट हो रहे हों तो उसको आपको कट करना ही है, जिससे इजीली रहेगा सॉल्यूशन करने में। अब इसमें आप देखो, लुक केयरफुली कि 12, इसमें क्या कट रहा है? 12 और 5, ऐसे ही डिवाइड नहीं होगा। न्यूमरेटर ओनली फॉर मल्टीप्लाई होता है, और डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होता है, नॉट डिवाइडेड ओनली फॉर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होते हैं। अब इसमें क्या होगा? जैसे 12 और 5, ये सबसे फर्स्ट चेक कर लो कि 12 और 5 मल्टीप्लाई तो हो रहा है, पर डिवाइड तो करना ही नहीं है आपको।
आप पहले ऐसे चेक करो, 12/5 किसी टेबल से कट रहा है? नो। 5/18 कट रहा है? नो। अब आप क्रॉस में जाओ, 12 और 18 किसी सेम टेबल में आ रहे हैं? 3 के टेबल में, 2 के टेबल में। आप 2 का टेबल भी यूज़ कर सकते हो, अगर हाईएस्ट टेबल यूज़ करोगे तो जल्दी होगा। तो 12 और 18 कौन से टेबल से कट करूँ? 3 के टेबल से, जैसे मैंने कट कर दिया। दोनों को सेम टेबल से ही कट करना है, ऐसे नहीं कि आप इसको 2 के टेबल से कट कर दो, इसको 3 के टेबल से, तो वो आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो क्या करना है, इसको मैं 3 के टेबल से कट कर रही हूँ इसको, तो ये आ जाएगा 3 4 12, 4 टाइम कटा। अब सेम टाइम करना है, ऐसे नहीं कि आप इसको कट करते रहो ये ले जाए, दोनों को सेम टाइम में कट करना है और सेम टेबल से कट करना है। लोवेस्ट फॉर्म हमेशा सेम टेबल से ही कट होती है। तो क्या हो जाएगा 18, अब 18 है आपके, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 टाइम। अब 4 और 6 अगेन, 4 और 6 अगेन डिवाइडेड बाय 2, कट हो रहा है ना, 2 टाइम, और ये हो जाएगा 3। अब ये 2 और 3, अब सब सॉल्यूशन होने के बाद क्या आ गया हमारे 2 और 3 आ गया। अब 2 और 3 तो किसी टेबल में नहीं आ रहे। अब यहाँ पर देखो 5 और 5, अब ये क्रॉस में ये भी कट जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऑब्वियस करता ही है। तो 5 और 5, अब 5 और 5 कौन से टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है, तो ये डायरेक्टली 1 टाइम और ये 1 टाइम। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है 2 और 3, इसका मीन ये न्यूमरेटर में 2, मतलब मीन्स क्या है 2 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ डिनोमीटर में क्या आ जाएगा, डिनोमीटर है तो 2/3। तो इस टाइप से आपको इसको मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है। ऐसे आगे सॉल्यूशंस हैं आपके। अब इसमें आपके ऑफ, जैसे आपको इसमें बोर्ड मास मतलब जो बोर्ड मास रूल है वो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। बोर्ड मास आपको पता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करना है। क्लियर। अब इसमें डिवाइड का भी मैं आपको बता दूँ थोड़ा व्यू कि डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। डिवाइड देख लो आप कि डिवाइड कैसे करना है। डिवाइड कैसे करोगे, जैसे मैंने एज ए एग्जाम्पल 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5। अब ये है आपके क्वेश्चन 2/3 डिवाइडेड बाय 3/5। क्लियर। अब यहाँ पर डिवाइड का साइन है। अब आपको यहाँ पर डिवाइड का साइन है तो डायरेक्ट डिवाइड नहीं करना है कि 3 को आप 2 से डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको इसमें सबसे फर्स्ट डिवाइड में क्या करना है, जब भी डिवाइड का साइन आ जाता है तो उसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन में। अब जैसे मैं डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया 2/3, ये तो एज इट इज रहेगा, और जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, डिवाइड का साइन जब भी डिवाइड करो तब तो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया, और जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम कन्वर्ट करेंगे साइन को तो क्या हो जाएगा, इसकी आफ्टर में जो भी डिजिट होगी वो क्या हो जाएगी, अपोज का मीन्स इनवर्स का मीन्स अपोजिट, मतलब मीन्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर की डिजिट न्यूमरेटर में हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 5/3। ये किस कंडीशन में करना है, जब आप डिवाइड सॉल्व कर रहे हो, और जब मल्टीप्लिकेशन करें तो वो तो ऑब्वियस वो तो वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो उसको आपको मल्टीप्लिकेशन में साइन चेंज करना ही नहीं, बट डिवाइड हो तो उसको पहले मल्टीप्लिकेशन में सॉल्व करना है। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट डिवाइड करने डायरेक्ट कट करने लग जाओ। क्लियर। अब आपको ये सॉल्व करना है, देख लो कहीं कुछ आ गई ना वही प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन वाली, सेम आ गई। अब वही आपको प्रोसेस यूज़ करनी है कि किस टाइप से इसको कट करना है। क्लियर। 2/3, अब ये यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 2 का 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10/9। और 10/9 को अगर आपको मिक्स में कन्वर्ट करना है तो मिक्स में आप डिवाइड करके कन्वर्ट कर सकते हो। इस टाइप से आगे के हम डिवाइड मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बोर्ड मास, मतलब बोर्ड मास के थ्रू हम उसको सॉल्व करेंगे। आगे की क्लास में आपको इसके बारे में ही पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मेडिवल इंडिया, ये आपकी ऑनलाइन क्लास की फर्स्ट क्लास है।
तो आप पहले इसको, हो सकता है कि आज आपको समझने में देर लगे कि कैसे मैम पढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं, लेकिन आप पास में अपनी बुक पेंसिल लेकर बैठना। जो भी मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ, बताती हूँ, उसको अच्छे से समझना, देखना। अगर नहीं भी समझ में आए तो वीडियो को एक बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लेसन है जो आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड ही है। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम हमारे देश के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हमारे देश का नाम पड़ा है, कैसे पड़ा है, किस प्रकार से फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आए हैं, और किस प्रकार से हमें हमारे पास्ट के बारे में ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है जिसके थ्रू हम हमारे पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। आपने क्लास 6 में एक लेसन पढ़ा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट में, व्हेन, वेयर एंड हाउ। उसमें आपने यही पढ़ा था कि कब, कहाँ और कैसे, यानी कि हमने हमारी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा। इसमें भी अपन अपने इतिहास के बारे में ही पढ़े, लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा और आगे का बताऊंगी, और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या सोर्सेस है जिसके थ्रू हमें हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। तो ऐसे कौन कौन से सोर्सेस है और किस किस बेस पर पहले हमारे देश का नाम क्या था, अब अपना देश का नाम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, जो आप लोग को नहीं पता होगा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब फर्स्ट लेसन दे रखा है आपका मेडिवियल इंडिया। मेडिवियल इंडिया का मीन्स होता है मध्यकालीन भारत। इसमें फर्स्ट पॉइंट देखा है ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट। ग्लिम्पस का मीन्स क्या होता है? चमकना या उसका दृश्य। एक दृश्य देखेंगे किसका? अपने पास्ट का, अपने इतिहास जो अपना पास्ट हो निकल चुका है उसका एक दृश्य हम देखेंगे। क्या क्या देखेंगे इसमें? देखो, फर्स्ट, आवर कंट्री हैज़ बीन रेफर्ड विद डिफरेंट नेम्स सिंस एनिशियंट टाइम्स। हमारा जो देश है भारत, उसका एनिशियंट टाइम्स का मीन्स कह सकते हैं कि प्राचीन समय में उसको किन किन नामों से जाना जाता है। जैसे अभी भी अपन कहते हैं, अभी अपन दो ही वर्ड मोस्ट यूज़ करते हैं, इंडिया बोलते हैं या फिर अपन बोलते हैं कि भारत। इंडिया तो उसका इंग्लिश वर्ड हो गया और अपन बोलते हैं भारत। लेकिन बहुत लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, तो हिंदुस्तान भी क्या था? भारत का एक नाम था। उसी प्रकार से अगर आप बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हो, देखते हो, तो उसमें लिखा होता है और उसमें आता भी है कि अपने देश का क्या क्या नाम था। तो हम यहाँ पर डिफरेंट, और आपके लिए बहुत नॉलेज की बात भी है कि आप लोग को ये तो पता चलेगा कि अपने देश का नाम किस किस से डिराइव्ड हुआ है और कैसे कैसे बना है। फर्स्ट दे रखा है इंडिया। इंडिया नाम कहाँ से आया और कैसे आया? This name is taken from the French word inne. The Greek traveler Magnesci called this land Indica, from where the word India has been derived. देखो क्या दे रखा है? This name has been taken from French word. ये कौन से वर्ड से आया? फ्रेंच वर्ड। कौन सा फ्रेंच वर्ड था? इने। द ग्रीक ट्रैवलर आप लोगों ने नाम सुना था, मैग्नेसी कॉल्ड दिस लैंड। मैग्नेसी ने इसको क्या कहा था? इंडिका। क्या कहा था इसको? इंडिका किसकी बुक का नाम था? मैग्नेसी की बुक का नाम था। उसी के बेस पर बता रखा है। फ्रॉम वेयर द वर्ड, इस इंडिका से कौन सा वर्ड निकला है? इंडिया। तो ये इंडिया नाम अपने पास कहाँ से आया? ग्रीक ट्रैवलर मैग्नेसी कॉल्ड इंडिका, और इंडिका से नाम आया आपके इंडिया। यानी कि फर्स्ट आपका क्लियर हो गया, इंडिया नाम कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड इने से आया है। ग्रीक ट्रैवलर मैग्नेसी जिसने इसको नाम दिया था कॉल्ड दिस लैंड, यानी कि अपनी भूमि को क्या नाम दिया था? इंडिका। फ्रॉम वेयर द वर्ड, इंडिका से कौन सा वर्ड निकला? इंडिया। यानी कि फर्स्ट नेम जो आपका आया इंडिया, कौन से वर्ड से आया? इंडिका से। और उससे पहले वो कौन सा वर्ड था? फ्रेंच वर्ड था इंडिया। अब सेकंड दे रखा है हिंदुस्तान। इट बेसिकली मीन्स अ प्लेस वेयर हिंदूज लिव। ऐसा स्थान जहाँ पर कौन रहते हैं? हिंदू रहते हैं। क्या दे रखा है? ऐसा स्थान जहाँ पर हिंदू रहते हैं उसको क्या कहा गया? हिंदुस्तान कहा गया। द वर्ड हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड सिंधु। अब ये कहाँ से आया? हिंदू इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। संस्कृत का एक वर्ड है सिंधु, उससे आया हिंदू। विच मीन्स रिवर इंडस, जिसका मतलब क्या होता है? सिंधु का मतलब एक नदी का नाम दे रखा है इंडस। इट वॉज प्रोनाउंस हिंदू इन पर्शियन, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन किया गया था उसका क्या किया गया था? हिंदू। तो ये कौन से, किसने किया था? पर्शियन ने। तो तब से अपने देश का एक और नाम क्या हो गया था? हिंदुस्तान। यानी कि लोग इसको क्या बोलने लगे? हिंदुस्तान भी बोलने लग गए थे। नेक्स्ट आता है भारतवर्ष और भारत। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ भारत, हु वॉज द सन ऑफ दुष्यंत एंड शकुंतला, मेंशन इन द एपिक ऑफ महाभारत। ये मैंने आप लोग को पूरी स्टोरी सुनाई क्लास 6 में अभिज्ञान शाकुंतलम की, जिसमें मैंने आपको बताया था दुष्यंत और शकुंतला का एक पुत्र होता है जिसका नाम होता है भरत, और उसी के नाम पर अपने देश का नाम पड़ा है भारत।
नेक्स्ट है जम्बू द्वीप, इट मीन्स लैंड ऑफ जामुन ट्रीज, यानी कि जम्बू द्वीप कहा जाता है, इसका मतलब जहाँ पर जामुन के ट्रीज पाए जाते हैं उसको जम्बू द्वीप कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाभि वर्षा, इट वॉज नेम्ड आफ्टर नाभि राजा सन ऑफ अग्निधरा द रूलर ऑफ इंडिया। ये किसके नाम पे पड़ा? इट वॉज नेम्ड आफ्टर नाभि राजा सन ऑफ अग्निधरा, किसका पुत्र था? अग्निधरा का, नाभिराज एक राजा के नाम पर इसका नाम पड़ा नाभि वर्षा। तो यहाँ पर आप लोग को ये 5 के 5 नेम लर्न करने हैं। आप लोग के पीछे क्वेश्चन भी आएगा कि एंशिएंट टाइम्स में भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, और अभी भी जानते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग आता है कि हम इसको इस नाम से जानते हैं, अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग चीज़ें बताई। तो अभी भी ये नाम है, ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडिया ही नाम है, ये सारे नाम अभी भी यूज़ किए जाते हैं। इंडिया, हिंदुस्तान, भारतवर्ष और भारत, जम्बूद्वीप, नाभिवर्ष, ये 5 पॉइंट्स आप अंडरलाइन कर देना और ये आपको लर्न भी करने हैं, पीछे इसका क्वेश्चन भी आएगा। नेक्स्ट है जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जियोग्राफिकल का मीन्स क्या होता है? भौतिक जो भी इन्फ्लुएंसेस का मतलब प्रभाव पड़ना, भारत के इतिहास पर भौतिक जो क्षेत्र है यानी कि अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसका क्या प्रभाव पड़ा है वो देखते हैं। इन्फ्लुएंसेस ऑफ द जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कैन बी सीन इन डिफरेंट रीजन्स। द ग्रेट हिमालय इज द नॉर्थ, हिमालय माउंटेन का नाम सुना आपने, ये कहाँ पर है? नॉर्थ में। ऑलवेज प्रूव्ड अ बैरियर अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेजन, इसने क्या किया है? हमेशा ऑलवेज प्रूव्ड बैरियर का मतलब होता है अवरोधक, बाधक के रूप में, अगेंस्ट विरोध में, और फॉरेन ट्रैवल इन्वेजन यानी कि जो भी विदेशी आक्रमण करने के लिए आते हैं उनके लिए हमेशा यह बैरियर के रूप में या कह सकते हैं बाधक के रूप में खड़ा रहा है। यानी कि हिमालय पर्वत इतनी ऊंचाई पर है कि कोई भी फॉरेन ट्रैवलर उस मार्ग से यानी कि उस रास्ते से अपने इंडिया में नहीं आ सकता था। तो ये क्या करता था? अपने भारत को सेफ करने का काम करता है। कौन करता था? हिमालय माउंटेन। बट द माउंटेन पासेस, देखो हिमालय माउंटेन तो क्या करता था? अपने को सेफ रखने का काम करता था। बट द माउंटेन पासेस लाइक द ख्याबर एंड द बोलान अलाउड ट्रैवलर एंड इन्वेडर टू एंटर इंडिया थ्रू द नॉर्थ वेस्ट। लेकिन माउंटेन पासेस का मतलब होता है दर्रे, यानी कि 2 रास्ते, उसमें दे रखा है ये इनके नाम है, ख्याबर एंड बोलान। अलाउड ट्रैवलर एंड इन्वेडर, ट्रैवलर जो भी यात्री आते थे, इन्वेडर जो भी आक्रमणकारी आते थे, वो क्या करते थे? इन दोनों रास्तों से, इन दोनों दर्रों से, नॉर्थ वेस्ट से होकर भारत में एंटर हो जाते थे। एज अ रिजल्ट इसका परिणाम क्या निकला? नंबर ऑफ चेंजेस टूक प्लेसेस इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक स्पेयर्स इन द मेडिवल पीरियड। अब जैसे जैसे ट्रैवलर्स और इन्वेडर भारत में आते गए, जैसे आप लोगों ने नाम सुना था वास्को डी गामा, फाहियान, हुएत्सांग, इत्सिंग, ये सारे भारत में आए। तो जैसे जैसे वो इंडिया में आते गए थे तो भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जो स्पेयर था, जो शेप था, वो क्या हो गया था? मध्यकालीन जो पीरियड था उसमें चेंज हो गया था। The invader took advantage of the political instability after the death of King Harsha and established their kingdom in India. अब क्या हुआ? The invader took advantage. अब जो आक्रमणकारी थे उनको क्या लाभ मिला? वो भारत में आ गए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक रूप से अपना शासन उस समय क्या हो गया था? अस्थायी हो गया, क्योंकि उस समय अपने यहाँ पर जो राजा था हर्षा, वो उसकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और एस्टेब्लिश द किंगडम ऑफ इंडिया, और उन लोगों ने क्या किया? अपने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया था। द मेन इन्वेडिंग ट्राइब्स हु केम टू इंडिया वर द तुर्कास, अफगान्स, पर्शियंस एंड मंगोल्स। उस समय मेन इन्वेडिंग ट्राइब का मतलब कह सकते हैं जनजातियाँ कौन कौन सी आई थी? तुर्क आई थी, अफगान्स आई थी, पर्शियंस आई थी और मंगोल्स आई थी। दिस इन्वेडर मेनली द तुर्कास एंड द मंगोल्स हैड ए स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन इंडियन कल्चर एंड ट्रेडिशन। उसमें भी दिस इन्वेडर, इन इन्वेडर में से भी ये 4 जातियों के लोग आए थे, उसमें भी तुर्क और मंगोल्स जो थे उन्होंने क्या किया? भारत की संस्कृति और परंपराओं के ऊपर अपना गहरा प्रभाव डाला था। मैनी सिटीज़ एंड टाउन्स वर लोकेटेड इन द नॉर्थन प्लेन्स। उसके अलावा नॉर्थन प्लेन्स में बहुत सारे सिटीज़ और शहर थे। वेयर द गंगा, यमुना एंड अदर रिवर्स फ्लोड। उसके अलावा वहाँ से गंगा, यमुना और दूसरी नदियाँ भी बहती थी। दिस फर्टाइल प्लेन्स बिकम सेंटर ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर मैनी किंगडम। ये जो फर्टाइल प्लेन्स था यानी कि जो उपजाऊ भूमि थी वो बहुत सारे राजा महाराजाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती थी, यानी कि उनके ऊपर प्रभाव डालने का मतलब उनके साम्राज्य के ऊपर प्रभाव डालती थी।
या ये फर्स्ट जो पॉइंट दे रखा था ये आपको याद करना है, ग्लिम्पस ऑफ द पास्ट, यानी कि ये 5 नेम जो अपने भारत के नाम कैसे पढ़े थे और किस किस बेस पे पढ़े थे ये। उसके बाद जियोग्राफिकल इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये आपके समझने के लिए दे रखा है, लेकिन आपको इसमें जो 2 माउंटेन पासेस के नाम दे रखे ख्याबर और बोलान, ये आपको लर्न करना है, ये आपके ज्योग्राफी के चैप्टर में भी आएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इससे आगे जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट लेसन है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आपको मैं पढ़ाऊंगी फर्स्ट लेसन। आज फर्स्ट क्लास है हमारी, इसका पार्ट 1 लेंगे हम। न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, प्लांट्स क्या होते हैं, ये सब बेसिक लेवल पे आपने 6th तक स्टडी किया होगा, समझ में भी आया होगा। हम इसको और डीप में पढ़ेंगे, 7th स्टैंडर्ड लेवल के पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन जो होता है यानी प्लांट्स अपना फूड कैसे खाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। हम जैसे सुबह से उठते हैं तो ब्रेकफास्ट लेते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, ये सब हमारा टाइम एक पर्टिकुलर टाइम पे हम अपनी डाइट के अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो फूड क्यों लेते हैं, तो फूड हमारा बेसिक नीड होती है क्योंकि इससे हमें एनर्जी मिलती है। सारे वर्क को करने के लिए हमें एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी हमको फूड से प्रोवाइड होती है। तो यहाँ पर एनिमल्स नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे जिसमें ह्यूमन का भी आएगा। सेकंड लेसन आपका उसी का है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। अब पहले फर्स्ट लेसन जो दिया हुआ है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। आप एक देख लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट न्यूट्रिशन है जिसका इंट्रोडक्शन दे रखा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स दैट मीन्स टाइप्स। न्यूट्रिशन में टाइप्स कितने होते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हीटरोट्रॉपिक बोथ आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ये 3-4 चीज़ें हैं जो इस लेसन में डीपली हम स्टडी करेंगे। The term nutrition refers to all activities included in obtaining food and its utilization in the body. The term nutrition refers to all activities. Nutrition जो terms है वो all activities को include करती है in obtaining food and its utilization in the body। हम जो food खा रहे हैं उससे energy मिल रही है, उसमें कौन कौन से nutrients होते हैं, उनको खाने से कौन सा विटामिन कौन सा मिनरल मिलेगा जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी बॉडी जो है वो एनर्जी से फुलफिल रहेगी, तभी हम सारे वर्क इजीली कर पाएंगे। तो वो जो है वो सारा न्यूट्रिशन वर्ड इसलिए है ताकि न्यूट्रिशन वर्ड से ही आपको क्लियर हो जाता है कि ऑब्टेनिंग फूड यानी फूड को ऑब्टेन करने का सारा मैकेनिज्म जो है वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, एक तो जो आप खा रहे हो, जो फूड आप इनटेक कर रहे हो, अंदर ले रहे हो, और उन फूड का वापस यूटिलाइजेशन क्या कर रहे हो, यूज़ क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन पूरा इसके रिलेटेड होता है। All living organisms need food that provide energy for various activities of the body. All living organisms need food. जितने भी living organism होते हैं सबको फूड की ज़रूरत होती है क्योंकि फूड खाएंगे तभी एनर्जी मिलेगी और एनर्जी चाहिए होती है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। एक्टिविटीज़ का मतलब ये मत समझो कि सुबह से उठकर शाम तक जितने आप वर्क करते हो, जितना वर्कआउट आप करते हो, सारे काम वो काम करने के लिए तो ज़रूरत होती है, उससे पहले हमारी बॉडी में कंटिन्यू सारी प्रोसेस चलती रहती है। आप कंटिन्यू ब्रीदिंग करते हो, आप सोए रहते हो फिर भी आप कंटिन्यू रेस्पिरेशन करते हो, ब्रीदिंग करते हो। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है बॉडी में। भले आप सो रहे हो, पूरे दिन सो, रात को सो, पर आपको उसको करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। एक इंसान सोया हुआ हो तो उसे भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी उसको फूड से मिलती है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। फूड इज़ ए काइंड ऑफ फ्यूल, वन लाइन है उसी से क्लियर हो जाता है। फ्यूल का मीनिंग क्या होता है, ईंधन जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका कोई भी व्हीकल ड्राइव हो सकता है। मतलब अगर किसी व्हीकल में फ्यूल नहीं होगा तो वो चलेगा ही नहीं। सेम लाइक हमारे बॉडी या ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, सब लोग कुल मिला के बात कर ले, लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होती है सबको फ्यूल की ज़रूरत होती है। यानी सबको ऐसी चीज़ चाहिए जिससे वो एनर्जी प्राप्त ऑब्टेन करे और एनर्जी को ऑब्टेन करके वो वर्क करे। तो उसके लिए हमारे बॉडी में जो एनिमल, प्लांट और ह्यूमन हो गए, सबको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। और वो फ्यूल हमें कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। That drives essential living process and brings about chemical changes। हमारी सारी लिविंग प्रोसेसेस करवाता है कौन, फूड, और उससे हमारा क्या चलता रहता है, केमिकल चेंजेस बॉडी में चलते रहते हैं।
फूड कंटेन सब्सटेंस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी। नरिशमेंट यानी वही न्यूट्रिशन। फूड ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप खाओगे तो फूड के सब्सटेंस से आपको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। These are called nutrients, इन्हीं को nutrients बोलते हैं। Plants also need energy and raw materials, but apart from a few insect-eating species, plants do not appear to take in food. Also need energy. हम सोचते हैं हम ही खाना खाते हैं, हमें as well as एनिमल्स को फूड की ज़रूरत होती है। एनिमल्स फूड खाते हैं, हम फूड खाते हैं, बट प्लांट्स भी फूड खाते हैं, हमको पता है, लेकिन हमने कभी उनको इंटेक करते नहीं देखा। मतलब जैसे हम फूड पार्टिकल को इंटेक कर रहे हैं, उठा रहे हैं और उसको हमारी माउथ पार्ट में इंटेक कर रहे हैं यानी रख रहे हैं, तो वो चीज़ शो ऑफ होती है यानी दिखाई देती है। बट जो चीज़ प्लांट है, प्लांट मतलब हमको फूड खाते हुए दिखाई नहीं देता, बट कंटिन्यू वो अगर लिविंग प्रोसेस में है यानी वो सर्वाइव कर रहा है, दैट मीन्स वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, फूड को पहले बना रहा है। इसीलिए प्लांट को ऑटोट्रॉप बोलते हैं, क्योंकि प्लांट ही एक ऐसी चीज़ है जो अपना खाना खुद बनाता है, सेल्फ। आगे आएगा, यहाँ पे लाइन लिखी है, प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी एंड रॉ मटेरियल। प्लांट्स को भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ करने में, क्योंकि प्लांट्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, O2 को अंदर लेते हैं, हमारे से उल्टा अपोजिट करते हैं वो। तो उन सारी एक्टिविटीज़ को के लिए भी उसको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, और वो फ्यूल उसके लिए क्या है, फूड। और वो फूड जो बनता है उसकी बॉडी में वो ऑटोमेटिक बनता है या ऑटो सेल्फ बनता है, और बनने के लिए उसको कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल के रूप में चाहिए। रॉ मटेरियल दैट मीन्स कच्ची चीज़ें। जैसे आप खाना बनाते हो, घर में खाना, आपके जो किचन में खाना बनता है, तो उसमें खाना ऐसे ही नहीं बन जाता। खाना बनने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे एक चपाती भी बनानी हो तो फ्लोर मिल लेते हैं, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है, तब जाके वो चपाती का फॉर्म लेती है। तो उसी तरह से जो प्लांट्स हैं वो भी क्या करते हैं, अपने फूड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में बाहर से सामान लेते हैं। तो कौन सा सामान, वो किसी ग्रॉसरी शॉप पे नहीं जाएंगे सामान लेने के लिए, उनके पास जो अवेलेबल होगा वहीं से वो खाना फूड बनाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, अपियर टू टेक इन फूड दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर। उनके लिए जो खाना है और खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, फ्रॉम एयर। एयर से वो एक चीज़ लेंगे। सेकेंड, वाटर एंड सॉइल। वाटर कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे। लेट्स स्टडी द मेथड ऑफ बाय विच प्लांट्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स। आगे मैं और बताऊंगी कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो मैंने यहाँ बताया, इन शॉर्ट आप देख लो, दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एयर। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो एयर से लेते हैं। जैसे पहले पढ़ा हो तो प्लांट्स जो होते हैं वो एयर से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। एक CO2 लेते हैं, O2 लेते हैं। तो CO2 लेते हैं, रात के समय में O2 लेते हैं, उल्टा करते हैं, दिन में वो CO2 जनरली अंदर लेते हैं, तो वो एयर से लेते हैं। सॉइल से वो क्या लेंगे, वाटर को लेंगे। फिर उसके अलावा क्या लेंगे, सनलाइट को लेंगे। सनलाइट जो उसके ऊपर डायरेक्ट दिन डे टाइम में होता ही है, तो सनलाइट, वाटर, CO2 और क्लोरोफिल जो कि ग्रीन प्लांट्स में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, जो उसकी लीफ में होता है, क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। तो ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल के रूप में इनका यूज़ करके एक प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। उसको रॉ मटेरियल दे दो क्या, वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा एटमॉस्फेयर से। जैसे ही वो एब्जॉर्ब कर लेगा वो अपना फूड खुद बना सकता है। मेथड्स, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी टाइप्स। न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जो लिविंग थिंग्स है 2 टाइप का न्यूट्रिशन शो करते हैं, उसी के बेस पे उनको बांट दिया है। अगर आप चाहो तो नोट्स में बना सकते हो। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से 2 लाइन निकालो। फर्स्ट ऑटोट्रॉप एंड सेकेंड हीटरोट्रॉप। यहाँ पे आगे बता रही हूँ मैं। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है, नाम इसने बाद में दिया है। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। पहला, फर्स्ट वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं, सेल्फ। एंड दे टेक इन रेडीमेड फूड। अदर टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या होंगे, रेडीमेड फूड को बनाएंगे। मतलब रेडीमेड फूड, बना बनाया फूड होगा जिसको वो एब्जॉर्ब करेंगे, आइदर फ्रॉम प्लांट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एंड फ्रॉम एनिमल्स। मतलब ये एक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। आपको समझ में आ गया। और वो सिर्फ होते हैं ग्रीन प्लांट्स। इस कैटेगरी में सिर्फ एक आता है और वो है ग्रीन प्लांट जो अपना फूड खुद बनाता है। और दे टेक इन रेडीमेड फूड आइदर फ्रॉम प्लांट। मतलब ये कि दूसरे वो होते हैं जो दूसरों से अपना खाना ले लेते हैं, यानी रेडीमेड बना बनाया फूड लेते हैं, जिसमें हम आते हैं और एनिमल्स आते हैं। हमारी क्या नेचर होता है, हम किसी का बना बनाया खाना लेते हैं। दैट मीन्स ये नहीं, मतलब ये कि हम पूरी तरह से प्लांट और एनिमल पे डिपेंड है।
प्लांट पे दैट मीन्स प्लांट प्रोडक्ट पे, प्लांट प्रोडक्ट से क्या आ रहा है, फ्रूट्स आ रही है, वेजिटेबल आ रही है, तो आप उस फ्रूट और वेजिटेबल को यूज़ कर रहे हो, खा रहे हो, तो वो क्या है, प्लांट प्रोडक्ट है। तो आप खुद खाना नहीं बना रहे हो, आप एक प्लांट पे डिपेंड हो। तो ये हो गया रेडीमेड फूड लेते हैं हम, प्लांट से फ्रूट और वेजिटेबल लेते हैं, और फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल से बहुत सी चीज़ें मिलती है जैसे मिल्क, मीट एंड एग्स, और भी चीज़ें होती है जो एनिमल्स से हमको प्रोवाइड होती है और जो फूड के रूप में हमारे काम आती है। तो आगे मैं इसको और कंटिन्यू करूँगी। यहाँ पे एक फर्स्ट डेफिनेशन है, इसको ले लेते लास्ट। द न्यूट्रिशन ऑफ द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। ऐसा न्यूट्रिशन जो अपना खाना खुद बनाता है वो ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। ऑटो दैट मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स नरिशमेंट। वाइल द सेकेंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हीट्रोट्रॉपिक, मतलब इसने इसको आगे नाम दे दिया। जो खुद बनाता है ऑटोट्रॉप, जो रेडीमेड फूड पे डिपेंड रहता है दैट मीन्स हीट्रोट्रॉप। हीट्रो मीन्स अदर्स। थैंक यू। आप इसको कंटिन्यू, मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवाऊंगी। आप इसको ये दो डेफिनेशन लिख के और ऑटोट्रॉप और हीट्रोट्रॉप करके इसको डिफाइन कर देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस के अंदर फर्स्ट लेसन पादपों में पोषण पढ़ेंगे, जिसका पार्ट 1 है पादपों में पोषण। जैसा आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा है कि सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पहली बात, सजीव भोजन करते क्यों हैं? क्योंकि सजीव बहुत सारी क्रियाएं करता है, श्वसन, पोषण, है ना, उत्सर्जन, बहुत सारी क्रिया करने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उनको भोजन के द्वारा मिलती है। तो इस पाठ के अंदर, इस अध्याय के अंदर दे रखा है कि सभी सजीवों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आप यह भी पढ़े हैं कि ये इस भोजन से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि घटक हैं। यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसके अंदर भोजन के पोषक तत्व यानी कि भोजन के घटक कह सकते हो, भोजन के अवयव। अब भोजन के अवयव कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ये सभी भोजन के घटक कहलाते हैं जो भोजन के अंदर उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब देखो, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप स्वयं के लिए भोजन बना सकता है। हम जानते हैं पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाओं के द्वारा। ठीक। अब आगे, मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते। यानी कि कहने का मतलब पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, मानव या अन्य जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता। तो वो भोजन के लिए पादपों पर निर्भर है। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वह भोजन के लिए पादपों पर निर्भर रहता है। पादपों में पोषण की विधि, पादपों में पोषण की विधि यानी कि केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध है। पादप अपना भोजन स्वयं बना रहा है। किस किस के द्वारा बना रहा है अपना भोजन? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज लवण। जल, जड़ों के द्वारा वह जल को अवशोषित करता है। जड़ों में, मिट्टी में खनिज लवण है, वह जल के साथ में वह भी अवशोषित कर रहा है। वायुमंडल से वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कर रहा है। तो इसके द्वारा वह अपना भोजन स्वयं बनाता है। पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ है। यानी कि जो पोषक पदार्थ हम प्राप्त करते हैं वह सजीव की शारीरिक संरचना, जो उसकी बनावट होती है, वह वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए आवश्यक है। पोषक पदार्थ कौन कौन से थे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, ये सभी पोषक तत्व है जो सजीव की शारीरिक संरचना, वृद्धि और क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ है। अच्छा, आगे चलते अपन स्वपोषी लिखा हुआ है। देखो, स्वपोषी का मतलब जिसमें जीव अपना भोजन प्रकाश संश्लेषित द्वारा अपना भोजन स्वयं बना रहे। जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा स्वयं बनाते हैं उसको हम स्वपोषी कहते हैं। कौन है? पादप। तो पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसीलिए उसको पोषक भी कहते हैं।
है ना। यानी कि ऐसे पादपों को हम स्वपोषी कहते हैं। और जंतु और अधिकतर अन्य जीवों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते उनको हम विषमपोषी कहते हैं। तो पादप स्वपोषी हुआ, जंतु और मानव क्या कहलाएगा, विषमपोषी। अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, स्वपोषी। और विषमपोषी जो यानी कि जंतु जीव यानी कि पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम विषमपोषी कहते हैं। अच्छा, पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है यानी कि एक फैक्ट्री की तरह कार्य कर रहा है। कह सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। पादप जो अपनी खाद्य उत्पन्न करता है ना, तो यानी कि कहाँ से है, यानी कि कौन से भाग से वह अपना भोजन बना रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि पादप अपना भोजन कौन से भाग से करता है। तो हम कह सकते हैं कि केवल कुछ विशेष भाग में ही पादप अपनी भोजन करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है। अब कैसे बनाता है वो देखो। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं, बताया ना कि पत्तियां जो होती है पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती है, यानी कि पत्तियों के द्वारा ही पादप अपना भोजन बनाते हैं। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। अच्छा, मृदा में उपस्थित जल और खनिज लवण जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पौधों के अलग अलग पार्ट है, जड़, तना, पत्ती, ठीक है। तो जड़ जो मूल, जड़ को हम मूल भी कहते हैं। जड़ के द्वारा वह क्या कार्य कर रहा है, मृदा में उपस्थित जल और खनिज लवण का अवशोषण कर रहा है। जड़ का कार्य क्या है, मृदा से जल और खनिज लवण को अवशोषित करके तने के माध्यम से पत्ती तक पहुंचाता है, क्योंकि पत्तियां खाद्य फैक्ट्रियां हैं, ठीक है। अब देखो आगे, तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, ठीक है। तो कहने का मतलब, अब जैसे पत्तियों के अंदर कभी आपने देखना बिल्कुल छोटे छोटे बारीक सूक्ष्म छेद होते हैं, उनको हम रंध्र कहते हैं, सूक्ष्म रंध्र होते हैं। तो ये रंध्र क्या करते हैं, जो छेद होते हैं वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं, है ना। यानी कि गैसों का विनिमय होता है, आना जाना।